हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचके क्लासेस। तो फ्रेंड्स देखिए, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो जीन पियाजे ने दिया था। और जीन पियाजे हैं जो वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। अब देखिए, जो जीन पियाजे हैं उन्होंने विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है, ठीक है, जिन्हें हम आगे देखेंगे। उससे पहले ना जो जीन पियाजे के ना जो मेन थिंकिंग एस्पेक्ट्स था हम उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है सामाजिक शिक्षण को महत्वपूर्ण नहीं मानते। जो जीन पियाजे थे वो सामाजिक शिक्षण को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। उनके लिए ना, जो उनके अनुसार है ना, जो सामाजिक शिक्षण होता है वो डेवलपमेंट में इतनी बड़ी कोई भूमिका नहीं निभाता और इसलिए वो इस एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट करते थे। उसके बाद है बच्चों का विकास पहले होता है, सीखना बाद में। जीन पियाजे का मानना ये था कि जो बच्चों का विकास है वो पहले होता है और सीखना बाद में, ठीक है। उसके बाद बालक जन्म से ही क्रियाशील होता है। जो जीन पियाजे हैं उनका मानना था कि जो बालक है वो जन्म से ही क्रियाशील होता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा शुरू से ही तो निष्क्रिय होता है और बाद में वो क्रियाशील हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। उनका मानना था कि बच्चा है ना जन्म से ही क्रियाशील होता है। उसके बाद 1.5 वर्ष की आयु में बालक कुछ करने से पूर्व सोचना आरंभ कर देते हैं। यानी किस अवस्था में बालक कुछ करने से पूर्व सोचना आरंभ कर देते हैं, तो वो है 1.5 वर्ष की आयु, 1.5 years। अब देखिए, इससे ना एक क्वेश्चन आया भी हुआ है पहले भी कि है ना, उसमें ये पूछा गया था कि किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक शिक्षण को महत्वपूर्ण नहीं माना है, तो वो आएगा जीन पियाजे, ठीक है। ये सामाजिक शिक्षण को महत्वपूर्ण नहीं मानते। या फिर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जीन पियाजे है जो वो किस शिक्षण को कम महत्वपूर्ण मानते हैं, तो उसमें ऑप्शन हो सकता है सामाजिक शिक्षण, तो आपको वो टिक करना होगा। उसके बाद में है जीन पियाजे ने, मैंने बताया कि 4 स्टेजेस में बांटा हुआ है उन्होंने डेवलपमेंट को, तो वो 4 स्टेजेस देख लेते हैं। उसमें आएगा सबसे पहले संवेदीगामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। ये देखिए संवेदीगामक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष, मूर्त होती है 7 से 11 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष, ठीक है। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इससे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि होती है वो किस वर्ष से किस वर्ष तक होती है, तो वो आएगा 7 से 11 वर्ष, इस तरीके से। और स्टेजेस है जो वो आपको है ना मतलब दे देगा और उसको कहेगा कि है ना एक है ना प्रॉपर सीक्वेंस में लगाइए, तो वो आपको सीक्वेंस में लगानी होती है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है। तो अब है ना हमने इनके चारों स्टेजेस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संवेदीगामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें 8 महीने तक बालों को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान नहीं होता, परंतु 2 वर्ष तक हो जाता है। अब बात है वस्तु स्थायित्व। इस वस्तु स्थायित्व को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, जो वस्तु स्थायित्व, उसका बालक को ज्ञान 8 महीने तक नहीं होता, लेकिन इस अवस्था के अंत तक बालक को उसका ज्ञान हो जाता है, ठीक है। अब वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है कि ना बच्चे को ये पता चल जाता है कि हर एक वस्तु का अपना अस्तित्व होता है। अगर है ना तो वस्तु है ना कुछ वक्त के लिए आंखों से दूर हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चली गई या उसका अस्तित्व खत्म हो गया। जैसे कि ना आप है ना किसी बच्चे से है ना खिलौना लेकर और उसको कहेंगे कि उधर देखो, और चुपचाप है ना खिलौना अपने पीछे छिपा लेंगे, तो फिर बच्चे को कहेंगे कि देख चिड़ी, वो जो खिलौना है ना वो तो चिड़िया ले गई। तो बच्चे को है ना शुरू में जो 8 महीने से कम वाले बच्चे होंगे उसको यकीन हो जाएगा कि हाँ खिलौने को तो चिड़िया लेके चली गई, लेकिन बाद में आते 2 वर्ष तक के बच्चे को पता चल जाएगा कि नहीं, वो आप उसे छिपा रहे हैं कहीं, तो फिर ये चीज तो वो ना आपके पीछे ढूंढने का प्रयास करेगा, यानी उसको समझ में आ जाएगा कि वस्तु का अपना एक स्थायी अस्तित्व होता है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो किस स्टेज की विशेषता, वो है संवेदीगामक अवस्था की। और ऑब्जेक्ट परमानेंस 8 मंथ्स तक नहीं आती, लेकिन 2 वर्ष तक आ जाते। उसके बाद बालक की सहज क्रिया प्रयासरत क्रिया में बदल जाते हैं। ये भी संवेदीगामक अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद इस अवस्था में शारीरिक गति अधिक होती है।
आपने देखा होगा बच्चा ना शुरू में ना चीज़ों को काटता है, ठीक है, ये हाथों को हिलाता डुलाता है, और बच्चे ना बहुत ज़्यादा है ना अपने हाथ वगैरह के मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये इस अवस्था की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस अवस्था में ना शारीरिक गति है जो वो अधिक होते हैं। उसके बाद बालकों का ध्यान उनकी संवेदनाओं पर होता है, जैसे कि संवेदनाओं से पता चल रहा है संवेदीगामक अवस्था, तो इसलिए ना इसमें ना जो सेंसेस होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, ठीक है। बच्चे है ना अपने सेंसेस का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इसमें संवेदीगामक अवस्था, इसलिए इसमें संवेदनाओं पर अधिक ध्यान होता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया होता है। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि वो ऑब्जेक्ट परमानेंस है जो वो किस एज तक बच्चे में आ जाती है, तो आंसर होगा 2 वर्ष तक। उसके बाद आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, उसके बाद है अंतः प्रत्यात्मक अवस्था, ठीक है। अब पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था होती है 2 से 4 वर्ष और अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था होती है 4 से 7 वर्ष। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था की कुछ विशेषताएं देखिए। सबसे पहले खोज की अवस्था, ये जो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था है उसको खोज की अवस्था कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में भी कि किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। या ये भी आ सकता है किस आयु वर्ष में खोज की अवस्था कहा जाता है, तो 2 से 4 वर्ष। उसके बाद में बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, जो 2 से 4 वर्ष के बच्चे होते हैं पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था वाले, वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, कुछ कुछ पूछते रहते हैं, ठीक है। उन्हें एक्सप्लोर करना भी बहुत अच्छा लगता है चीजों को, ठीक है। तो ये क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये गुण इस अवस्था में देखने को मिलता है बच्चे के अंदर। उसके बाद है अहम केंद्रिता की भावना। अहम केंद्रिता यानी सेल्फ सेंटर्ड बच्चा है ना, जो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड, जो 2 से 4 वर्ष का बच्चा होता है ना वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होता है। उसे ऐसा लगता है चांद सितारे सब कुछ उन्हीं के लिए चमक रहे हैं, ठीक है। वो चीजों को ना शेयर वगैरह करना, ये सब चीजें उसे इतनी पसंद नहीं होती। वो बस अपने ऊपर ध्यान रखता है कि सब कुछ उसके लिए ही हो, उसके अकॉर्डिंग ही हो, ये सब चीजें उसका, क्योंकि है ना उसके अंदर है ना जो सेल्फ सेंटर्ड होने की जो भावना है वो बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद है जीववाद की भावना। देखिए जीववाद, इसे इंग्लिश में एनिमिज्म कहते हैं। तो देखिए ये जो है जीववाद है, जो जीववाद की भावना, जीववाद क्या होता है, इस बच्चे निर्जीव वस्तु को सजीव समझते हैं। यानी कि है ना, जैसे कि ना एक बच्ची है, उसके पास ना एक गुड़िया है, उसकी गुड़िया गिर जाती है तो बच्ची रोने लगती है कि उसकी गुड़िया को ना चोट लग गई, या फिर है ना ये सोचती है कि उसकी जो प्लास्टिक की गुड़िया है ना वो है ना असली है, और है ना अगर है ना वो गिर जाएगी ना तो उसको चोट लग जाएगी, ठीक है। तो ये जो भावना होती है ये जीववाद की भावना होती है, ये 2 से 4 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। इसीलिए है ना आपने देखा होगा ना कई बार है ना बच्चे के जो गुड़िया वगैरह गिर जाते हैं ना, तो वो है ना उसे है ना तुरंत उठा के है ना मतलब ध्यान से देखने लगते हैं कि कहीं है ना इसको चोट तो नहीं लग गई। ये जीववाद की भावना होती है और ये 2 से 4 वर्ष में पाई जाती है। उसके बाद बड़ों के अनुकरण करने की प्रवृत्ति, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। जीववाद की भावना किस आयु वर्ष में पाई जाती है? 2 से 4 वर्ष में, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। उसके बाद बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति, 2 से 4 वर्ष के बच्चे है ना बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखिए इसको कहते हैं प्री गैंग एज, इसको प्री गैंग एज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि किस अवस्था को प्री गैंग एज कहा जाता है। 2 से 4 वर्ष यानी पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था को प्री गैंग एज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आएगा, ये कुछ इसके बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। उसके बाद में अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था, इसी का जो दूसरा पार्ट है अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था, 4 से 7 वर्ष, उससे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ है ना इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले संरक्षण क्या होता है कि मात्राएं स्थिर रहते भले ही उनके रूप परिवर्तित हो। जब संरक्षण का सिद्धांत है, जो संरक्षण सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो मात्रा यानी क्वांटिटी है जो वो सेम रहती है भले ही उनका रूप परिवर्तित हो। फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर पानी है जो वो एक बोतल में है, और ना हम है ना 1 लीटर उस पानी को एक लंबी सी बोतल जो देखने में लंबी है लेकिन पतली सी यानी है ना जिसकी रेडियस है जो वो कम है उसमें डाल देते हैं,
तो है ना, अगर बच्चे को समझ में आ जाता है कि हाँ कि है ना ये भी 1 लीटर ही है, बेशक से देखने में बड़ी बोतल है, तो इसका मतलब उसको संरक्षण है जो उसका ज्ञान है संरक्षण के सिद्धांत का। ठीक है, तो मतलब कि मात्राएं हैं जो वो स्थिर रहती है, भले ही उनके रूप परिवर्तित हो। चाहे आप 1 लीटर पानी को एक बड़ी सी बोतल जो देखने में बड़ी हो उसमें डाल दो, और लेकिन फिर भी है ना पानी तो उतना ही रहेगा, ये कहता है संरक्षण, ये होता है संरक्षण। उसके बाद में केंद्रण क्या होता है? परिस्थिति के केवल एक ही पहलू पर ध्यान देना, मतलब बस एक एस्पेक्ट पर ध्यान देना, वो होता है केंद्रण। उसके बाद है विलोमता का मतलब होता है पलटने की क्षमता। ठीक है, किसी कार्य और प्रक्रम को उल्टा करने की योग्यता। ठीक है, मतलब जैसे कि है ना, जैसे कि है ना एक एग्जांपल है कि जो है ना यहाँ से एक डिस्टेंस अगर 2 किलोमीटर दूर है तो वहां से आते वक्त भी वो 2 किलोमीटर ही दूर है। ठीक है, विलोमता यानी होता है किसी कार्य को उल्टा करने की योग्यता और फिर उसे समझना। अब ये देखिए अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था में क्या होता है? एक तो अविलोम्यता, बच्चा है ना पलट के नहीं समझ पाए, बच्चे के अंदर है ना अविलोम्यता पाई जाती है। ठीक है, उसमें उसके अंदर विलोम्यता का गुण नहीं पाया जाता, उसमें है ना इन क्षमताओं का अभाव पाया जाता है। बच्चे के अंदर है ना संरक्षण के सिद्धांत है जो उसका अभाव पाया जाता है। बच्चे को इस कंसेप्ट का समझ में नहीं आता, उसे ऐसा लगेगा कि अगर 1 लीटर पानी है जो वो एक लंबी सी बोतल में डाल दिया जाए तो उसे लगेगा कि जो लंबी वाली बोतल है ना उसमें ज्यादा पानी है। ठीक है, जो पतली सी है बोतल है लेकिन लंबी है तो उसे लगेगा कि उसमें ज्यादा पानी है, भले ही 1 लीटर ही पानी हो लेकिन उसे लगेगा कि नहीं इसमें ज्यादा है, क्योंकि उससे संरक्षण है जो संरक्षण का ज्ञान अभी नहीं होता। विकेंद्रीकरण का भी अभाव पाया जाता है इसमें। ठीक है, विकेंद्रीकरण का भी अभाव पाया जाता है। पलटन क्षमता का अभाव, मतलब कि वो चीजों को ना पलट के नहीं समझ पाता इस अवस्था में। ये होता है अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था की कुछ विशेषता है कि इसमें अविलोम्यता का भी अभाव पाया जाता है इस अवस्था में, और संरक्षण के सिद्धांत का भी अभाव पाया जाता है, विकेंद्रीकरण का भी अभाव पाया जाता है, और पलटने की क्षमता का अभाव भी पाया जाता है। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था में बालक के खेल सामाजिक होते हैं तथा बाहर के व्यक्तियों को अधिक महत्व देता है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि किस अवस्था में बालक के खेल है जो सामाजिक होते हैं और बाहर के व्यक्तियों को किस अवस्था में बालक अधिक महत्व देते हैं, वो होता है 4 से 7 वर्ष। आप देखेंगे जो 4 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं ना वो बाहर वाले अपने फ्रेंड्स वगैरह को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वो उनका बस ये होता है कि बाहर जाके बस खेलो, मौज मस्ती करो, और अपने जो उनके फ्रेंड सर्कल है ना उसकी ओर बहुत ज्यादा ध्यान रहता है बच्चे का। ठीक है, तो उसके बाद में जो 3rd स्टेज है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखिए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है ना जो अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था में जो जिन चीजों का अभाव पाया जाता था, जो चीजें नहीं पाई जाती थी, ये देखिए यहाँ पे जो अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था थी उसमें है ना संरक्षण के सिद्धांत का भी अभाव पाया जाता था, विकेंद्रीकरण का ज्ञान भी नहीं होता था बच्चे को, पलटन का ज्ञान भी नहीं होता, अविलोम्यता होती थी। तो अब है ना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो पहले नहीं थी अब वे सारे के सारे गुण बच्चे में डेवलप कर जाएंगे। उसे वर्गीकरण का ज्ञान भी हो जाएगा, संरक्षण के सिद्धांत का ज्ञान भी हो जाएगा, विकेंद्रीकरण का ज्ञान भी हो जाएगा, पलटने का ज्ञान भी हो जाता है, विलोम्यता का ज्ञान भी हो जाएगा, आत्म केंद्रितता कम होने लगती है। हम बताया था ना पिछली स्टेज में जो वो बहुत ज्यादा बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता था 2 से 4 वर्ष का, लेकिन इस अवस्था में बच्चे के अंदर है ना जो सेल्फ सेंटर्ड का वो है वो थोड़ा सा कम होने लगता है। बच्चे चीजों को शेयर करना वगैरह भी थोड़ा पसंद करता है, तो इसमें बच्चे के अंदर जो इगोइज्म और जो वो होता है ना सेल्फ सेंटर्ड अपनी ओर ध्यान देना सिर्फ वो चीज कम होने लगती है। तो ये इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि विकेंद्रीकरण का ज्ञान किस अवस्था में हो जाता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अच्छा एक ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगमनात्मक तर्क इस अवस्था की बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। आगमनात्मक यानी इंडक्टिव, ठीक है, इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग है जो वो इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होते हैं। उसके बाद मूर्त तार्किक चिंतन है जो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में लॉजिकल या इंडक्टिव है जो इसमें स्टार्ट हो जाता है। ये पहले आ चुका है कि इंडक्टिव थिंकिंग है जो वो किस उसकी अवस्था की विशेषता होते हैं, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। अब हम देखेंगे लास्ट वाली उसके बाद है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये है लास्ट स्टेज है। ये देखिए इसमें क्या होता है,
अमूर्त संक्रियात्मक 11 से लेकर 15 वर्ष तक के होते हैं। इसमें वास्तविकता के साथ साथ संभावना में उत्तर देने लगते हैं बच्चे। मतलब बच्चे ना वास्तविकता के साथ साथ संभावना में कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हो सकती है, ये सब ये इस तरीके से बच्चे आंसर दे दे। इसमें उच्च स्तरीय स्थानांतरण पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले कि उच्च स्तरीय स्थानांतरण किस अवस्था की विशेषता है, तो आंसर आएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद में आलोचना करने की क्षमता भी डेवलप हो जाती है। ये भी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि किस अवस्था में आलोचना करने की क्षमता होती है, तो वो होगी अमूर्त संक्रियात्मक। उसके बाद में परिकल्पन निगमनात्मक तर्क। अब देखिए जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी ना, उसमें आगमनात्मक तर्क देखने को मिलता था, इसमें निगमनात्मक तर्क थी। ये निगमनात्मक तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन भी पहले सीटेट में आ चुका है कि निगमनात्मक तर्क है जो वो किस अवस्था की विशेषता है, और ये सिर्फ उसमें नहीं आया हुआ है, ये क्वेश्चंस है ना डीएसएसबी में भी आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारी 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस। और उसके बाद में ना कुछ और कंसेप्ट्स होंगे जो प्याजे वाले, वो हम बाद में करेंगे। तो है ना आप है ना इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप ये कर लेते हैं ना तो आपका एक से 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे अगर आप इन्हें अच्छे से कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फ्रेंड्स। ओके बाय एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।